इमर्ज करेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच जगमगा रही है। मस्तक के बिल्कुल ऊपर वो परम ज्योति शिव बाबा मुझे दिखाई दे रही है। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को चार्ज कर रही है। और मुझ आत्मा से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के एक एक अंग को पवित्र कर रही है। शरीर के सभी रोगों का नाश कर रही है। बाबा की पवित्र किरणें मुझ आत्मा और इस देह दोनों को पवित्र कर रही है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने जो भी रेसिपी खाया है उसमें सबसे पहले शिमला मिर्च का भरवा वो किसने बनाया है वो स्वयं अपने मुंह से बताएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 40 शिमला मिर्च 15 मिनट में यूवी बहन ने भरा है, इसलिए उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और केवल 7 साल की है। आप बताइए 15 मिनट में 7 साल की छोटी सी कन्या ने 40 शिमला मिर्च का भरवा बनाया और उसकी विधि यूवी बहन खुद बताएंगे कि उसमें क्या क्या होगा। ओम शांति। शिमला मिर्च के भरवे में क्या क्या था? मूंगफली, कोकोनट, मसाले, 2 प्रकार के नमक।
ये बहुत बड़ी बात है। तो आप स्वयं भी 15 मिनट में 40 शिमला मिर्च का भरवा नहीं भर सकते। भर लेंगे, आपको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसने उससे भी पहले ही भर दिया है और फटाफट उसने भर दिया। जैसे उसको मैंने बताया ऐसे ऐसे भरना है तो वो तुरंत भर के गई। और शिमला मिर्च का भरवा आप सभी को कैसा लगा? क्योंकि पवित्र हाथों से छोटी सी कन्या ने बनाया है, इसलिए स्वाद में और भी ज्यादा टेस्ट लग रहा था, है ना? तो और कौन सी रेसिपी आप सभी को पसंद है? सभी अच्छा लगा। किस चीज का हलवा था पता चला आप सभी को? आपने तो बनाने में हेल्प किया इसलिए आपको पता है। और कल के जैसी हलवे में था, बस उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाला गया था, लेकिन आज गुड़ बिल्कुल नहीं डाला गया, ओनली खजूर है उसमें। वो भी 5 किलो घिया था उसमें। और मकई की भेल, उसमें जो भेल बनाया गया था उसमें मक्का नहीं था। आपको शाम को मकई की भेल मिलेगी। तो इसमें जो बनाया है वेजिटेबल जो आपको मिला है तो वो उसमें डाला है, मुरमुरा डाला है उसमें, और अनार डाला है कद्दूकस करके, पत्ता गोभी डाला है, और उसमें गाजर है और शिमला मिर्च भी है, नारियल है उसमें, और जीरा पाउडर है हल्का सा, उसमें जीरा पाउडर डाला है, और हरी मिर्च और कच्ची हल्दी डाला है उसमें, और उसमें नींबू डाला है। हाँ, चुकंदर भी है उसमें। हाँ, खीरा भी उसमें डाला है। लड्डू में तिल था, उसमें मूंगफली था, और उसमें खजूर है, और थोड़ा सा उसमें गुड़ है, और 1 किलो के करीब, आधा किलो के करीब सारा ड्राई फ्रूट उसमें डाला गया है। ठीक है, ओम शांति। बाकी आम पन्ना था, मैं भी भूल जाती हूँ, इसलिए भाई जी को रखा हूँ आम बुलाने के लिए। तो आम पन्ना में आम है, उसमें पुदीना है, और उसमें नींबू है, और जीरा है, थोड़ा सा काली मिर्च उसमें डाला है, और गुड़ डाला है, और 2 प्रकार के नमक डाला है, काला नमक और सेंधा नमक उसमें, थोड़ा सा शहद भी है। और कुछ नहीं। आम की नहीं, कच्चा है, ओनली कच्चा है, चाहे वो घी का हो हलवा, चाहे कल चकुंदर का हलवा खाया हो, चाहे आपने लड्डू खाया है, लेकिन उसको भूना नहीं गया। आग में कोई भी चीज पकाई हुई नहीं, आम पन्ना भी आग में नहीं पकाया हुआ, कच्चा है सारा। वो आपके लिए है, अभी आप खा नहीं पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है, घर में जाकर। इमली की भी अच्छी लगती है। उसमें इमली है, चटनी में इमली और खजूर डाला है, और उसमें कुछ नहीं डाला है, हल्का सा काली मिर्च होगा, बाकी जीरा पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है, काली मिर्च डाला है और कुछ नहीं डाला। ओम शांति। देखिए, ये जो रेसिपीज हैं ये एक बार इस लाइफस्टाइल में एंटर करने के लिए, इस लाइफस्टाइल के प्रति आपको अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है, और सभी कैंप्स में बनाई जाती है।
इन रेसिपीज के अंदर भी भोजन के प्रति आसक्ति छुपी हुई है। इन रेसिपीज के अंदर भी बुद्धि फंसती है। इन रेसिपीज का शौकीन होना भी प्रमाण है स्वाद का गुलाम होने। और कुक्ड फूड से तो 100 गुना बेहतर। और ये आपकी ये जो रेसिपीज हैं, ये आपकी आखिरी मंजिल नहीं है, ये पहली मंजिल है। ये जैसे किसी को, जैसे कोई बच्चा जब नर्सरी क्लास में होता है, नर्सरी क्लास में उस बच्चे को जैसे पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, उसको रंग बिरंगी पेंसिलें, कार्टून वाली पेंसिलें, कार्टून वाली किताबें दी जाती हैं ताकि उसकी अट्रैक्शन हो किताबों के प्रति, पेंसिल के प्रति, रबड़ के प्रति। रबड़ भी बड़ी डिजाइन वाली होती है, बैग भी दिए जाते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे कार्टूनों वाले, ताकि उस बच्चे की उन सब वस्तुओं के प्रति अट्रैक्शन। और अल्टीमेटली उस बच्चे को एक दिन उन कार्टून वाली पेंसिलों और उन कार्टून वाले बैग से भी छुटकारा पाना होता है। तो ये रेसिपीज कुछ वही समझो, अर्ली डेज में आपकी हेल्प के लिए 2, 4, 6 महीने में, साल में जितनी जल्दी इनसे भी छुटकारा पा लो तो बहुत। अब आप आए हो घर में तो आप रोज कोई फ्रूट खाते थे, अब यहाँ पर आप कुछ खीरे और टमाटर काट के देने सुबह दोपहर शाम फिर खाओगे, तो आपको यहाँ 2 दिन लगातार बुलाना है तो हमें कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव आपके सामने पेश करना पड़ेगा। मुझे इन रेसिपीज का कोई ज्ञान नहीं है, मैं अनाड़ी हूं। इन रेसिपीज को बनाने में बहुत समय लगता है। संगम युग के 2 सबसे बड़े खजाने समय और संकल्प। मैं हर बात को आपको बाबा के ज्ञान से रिलेट करके बताऊंगा। पहले किचन के अंदर हमारा बहुत सारा समय जाता था, तो अब इन रेसिपीज में भी समय जा रहा है। इनको बनाना की मासी के घर में बहुत मेहनत मांगती है, समय जा रहा है। और संगम युग के 2 सबसे बड़े खजाने समय और संकल्प। इन रेसिपीज को बनाने में संकल्प भी कितने जाते हैं, 4 घंटे अगर लग रहे हैं तो 4 घंटे संकल्प भी उसी रेसिपीज को तैयार करने में ही जा रहे हैं। और जितना समय हम किचन के अंदर तले हुए पकवान बनाने में लगाते हैं या इवन ये एंडिस की रेसिपीज बनाने में भी लगाते हैं, इतना समय हम अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन में अगर लगाते हैं तो फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते बन जाएंगे। आप सभी खुद देखें कि सेंटर्स पर हमारा कितना समय किचन के अंदर जा रहा है। बहुत सारे ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि सुबह से रात तक रहते ही किचन में। पहले ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट खत्म तो लंच की तैयारी शुरू, फिर लंच बनाया, लंच खत्म तो शाम की कुछ रोटी की चाय की तैयारी शुरू, वो बनाया तो फिर डिनर की तैयारी शुरू, डिनर खत्म किया तो फिर सुबह की ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू। सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट लंच डिनर में उलझे हुए। और किसी भी अक्सर ब्राह्मणों को अगर आउट ऑफ स्टेशन कहीं जाना पड़ जाए तो उनका एक सबसे बड़ा पेपर महसूस होता है कि खाना कहाँ खाएं। अक्सर कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ जाए तो पहले उस शहर के अंदर बाबा के सेंटर ढूंढो, उनको फोन करो, उनको सूचना दो, उनको बताओ कि हम आ रहे हैं, हम भी बीते हैं, तो हम तो आपके पास ही खाना खाएंगे, हमारे लिए भी बनाकर रखना।
फिर सेंटर चाहे 15 किलोमीटर दूर हो, 15 किलोमीटर दूर खाना खाने जाएंगे क्योंकि बाहर का तो हम खाते नहीं, फिर 15 किलोमीटर वहां से आएंगे, मतलब कहीं बाहर चले गए तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। मेरे साथ भी होता था, सच है ये। मैं एक बार दिल्ली के अंदर इधर तो लगता है मेला लगता है, कौन सा मेला होता है, ट्रेड फेयर लगता है, यहाँ आया था। पता नहीं दीदी से किसकी सेंटर पर फोन कराया, दीदी उनको फोन करो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं, उनको फोन करो मेरा लंच रेडी करते हैं। ट्रेड फेयर से सेंटर, सेंटर से ट्रेड फेयर, और ट्रेड फेयर में कुछ खा नहीं सकते, बाहर का तो हम खाते नहीं। कितने चक्कर मेट्रो के लगे सिर्फ और सिर्फ खाना खाने के लिए। इन सब झंझटों से मुक्ति पाओ, खुद को सरल करो, कहीं भी जाओ फ्रूट्स हर जगह अवेलेबल है, 6 केले छिलो खाओ, बात खत्म। कितना समय बच गया, कितनी एनर्जी बच गई, कितने संकल्प बच गए। भोजन ना हो गया क्या होगा, पीछे पड़ जाते हैं। संगम युग के 2 सबसे बड़े खजाने इस भोजन के कारण ही व्यर्थ जा रहे हैं हमारे। अब कभी सेंटर पर भट्टी होगी, अब कभी ये भी सुन लो आप, कभी सेंटर पर अगर भट्टी होगी तो उस भट्टी के अंदर ब्रह्मा भोजन भी सबको करवाना है। अब क्योंकि सूरज भाई जी सेंटर पर आए हुए हैं, 10 साल से सूरज भाई जी से टाइम मांगा जा रहा है, 10 साल बाद सूरज भाई जी ने टाइम दिया है, सूरज भाई जी की भट्टी चल रही है, पर सेंटर की समर्पित टीम वो भट्टी अटेंड ही नहीं कर पा रही है। वो तो क्लास में जो भट्टी करने के लिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो तो उनके ब्रह्मा भोजन की तैयारियों में बिजी है, उनको नहीं भट्टी करने का मौका मिल रहा। वो समर्पित टीम को सेंटर पर रहते हुए भी भट्टी नहीं कर पा रही है, वो तो उनके लिए ब्रह्मा भोजन तैयार कर रही है, फिर उनको ब्रह्मा भोजन खिलाने के लिए सेवाधारी है, फिर उनके बर्तन धोने के लिए सेवाधारी है, फिर बाजार से सामान लाने के लिए सेवाधारी है। उनका पूरा दिन तो बाजार से सामान लाने में, ब्रह्मा भोजन बनाने में, खिलाने में, फिर बर्तन साफ करने में, उनका तो सारा समय उसमें गया। सूरज भाई जी आ गए चले गए, उन्होंने नहीं कुछ। ऐसा होता है कि नहीं होता? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सेंटर्स पर होता है। अब इतना बड़ा त्याग क्लास के स्टूडेंट्स समर्पित टीम से क्यों मांग रहे हैं भाई? क्लास के स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों है समर्पित टीम से? वो भी तो ब्राह्मण है, वो भी तो पुरुषार्थी है, वो कोई संपूर्ण थोड़ा ना बन गए। संपूर्ण जिस दिन बन जाओगे उस दिन तो शरीर ही छूट जाएगा। उन्होंने भी तो पुरुषार्थ करना है। कदम कदम पर उनसे इतना त्याग क्यों डिमांड किया जा रहा है? यही अगर सबको 4-4 केले खिला दिए जाए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट चाट बना दी जाए, तो हर चीज क्या है? वो भी इन सब झंझटों से मुक्त हो जाएंगे और उस वर्ग में टीम भी भट्टी अटेंड कर लेगी। अब यहां पर समर्पित टीम थोड़ा ना कैंप अटेंड कर रही है, वो तो डिनर की तैयारी में लग गए। ज्योति मैम थोड़ा ना सुन पा रहे हैं, मीना दीदी थोड़ा ना बैठे हैं पीछे, तो तैयारियों में लगे हुए। ये अंकित भाई भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भी कभी कब जाना पड़ता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो ऐसा हर भट्टी में होता होगा, अगर इस कैंप में हो रहा है तो बाकी भट्टियों में भी होता होगा। ये थोड़ा ना कुछ अटेंड कर पाते और सारा कुछ करने धरने वाली है, मेरे को तो बुलाने वाले हैं अंकित भाई है, मेरे को तो सारी बुलाने की टेंशन ही इन्होंने ले रखी है।
सिरसा से यहाँ तक बुलाने के लिए सारे अरेंजमेंट ही इन्होंने किए और ये खुद ही कैंप नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे मेरी राय में तो हम सभी को मुक्त हो जाना चाहिए। भोजन अपने आप में एक बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है भोजन अपने आप में। दूसरी बात, वैसे चाहे हम सेंटर पर सादा भोजन खाते हैं, कुक फूड भी सादा हो सकता है, वैसे चाहे सादा खाते हो, लेकिन जिस दिन भट्टी होगी उस दिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयार किया जाता है। अक्सर होता है ऐसा। वैसे चाहे दाल रोटी खाकर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिस दिन भट्टी है उस दिन हलवा पूरी बनेगा। भट्टी किसलिए कर रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी बनने, कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए। किसलिए कर रहे हैं? कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए भट्टी कर रहे हैं। और जैसे ही भट्टी करके उठे वैसे ही कर्मेंद्रियों का सुख भोगना शुरू। अब हलवा थोड़ी बनो, तो 4 घंटे भट्टी किस बात की करिए? जैसे ही 4 घंटे भट्टी में तप कर उठे, लाओली छोले तुम, तो 4 घंटे क्या कर रहे थे? उसका कुछ नहीं असर हुआ। भट्टी कर रहे हैं कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए, और भट्टी के दौरान ही इंद्रियों का सुख बिल्कुल पीक पे है, मैक्सिमम। उस दौरान मैक्सिमम सुख लेते हैं। भट्टी खत्म, उसके बाद दाल रोटी पर आ जाएंगे। तो भट्टी में भी दाल रोटी, मैं ये नहीं कहता एनडीएस करो, दाल रोटी कर दो भट्टी में। इतना ज्यादा काम धाम करने की आवश्यकता क्या है? क्या प्राप्ति हुई है छोले पूरियों से आज तक? किसी क्या प्राप्त हुआ? सिवाय बीमारियों के आज तक किसी को कोई प्राप्त नहीं हुआ। बाबा की याद में 4 केले 4 संतरे भी चार्ज किए जा सकते हैं। तो इन सब बातों पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। भोजन एक बहुत बड़ा बंधन है। इस बंधन से हमें स्वयं को मुक्त करना है। मेरा तो ये मानना है कि वैसे एनडीएस करो ना करो, लेकिन जिस दिन भट्टी हो उस दिन तो एनडीएस होना ही चाहिए। जिस दिन भट्टी हो उस दिन सिर्फ फ्रूट्स एंड सैलेड पर रहें, इन रेसिपीज पर भी नहीं। इन रेसिपी से भी मुक्त करो समर्पित टीम। सचिन भाई जी ने खुद कहा है कि भोजन का अशरीरी अवस्था से डायरेक्ट संबंध है। हम भट्टी कर रहे हैं अशरीरी अवस्था का अनुभव करने के लिए, तो वही भोजन खाओ ना जो आपको उस अवस्था का अनुभव करने में मदद करे। लेकिन जो तेल मसालों वाला भोजन हम भट्टी में स्वीकार कर रहे हैं, वो हमें अशरीरी अवस्था से दूर ही लेकर जा रहा है, नजदीक नहीं लेकर। मुझे बहुत सारे मधुबन के सीनियर्स ने भी कहा है, अब अपना परिवार बैठा है, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मा कुमारी में 99% बातें दी बेस्ट हैं, सुपर, सब कुछ बढ़िया है। 1% कमी है कि डाइट के प्रति अवेयरनेस की कमी है। ये बात मधुबन के सीनियर्स ने ही मेरे सामने, इवन बिग सीनियर्स, टॉप मोस्ट सीनियर्स ने मेरे सामने एक बात कही है। और समय आ चुका है कि हम इस एक कमी को भी दूर करेंगे। पूरे विश्व को जिसने चलाना है, वो अगर अपने शरीर को ही ना चला पाए तो शोभा नहीं देगा।
को हमने नियंत्रित करना है। और फिलहाल तो ये शरीरी नियंत्रण से बाहर है। नॉन लीकेज के संकल्प चलते हैं जब कोई हेल्दी स्पीकर स्टेज पर बैठकर ज्ञान सुना रहा होता है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, वो नॉन लीकेज मुझे ताना मार चुके, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। एक बहुत फेमस स्पीकर क्लास करवा रहे थे, कुछ नॉन लीकेज आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। दो नॉन लीकेज बैठे हुए लोग उठकर चले गए। मैंने उनसे पूछा क्यों जा रहे हो? कहते ये तो पूरे विश्व को संभालने की बात कर रहे हैं, पर इनसे तो अपना शरीर ही नहीं संभल रहा है। मुझे ये ताना मारकर चले गए। ये ताना मैंने सुना हुआ है क्योंकि उस वक्त मैं भी 120 किलो का था, तो वो ताना मेरे ऊपर भी लागू होगा। मैंने तो ऐसे भी ताने सुने हुए हैं, भारत भूषण भाई जी जब पहली बार मुझसे मिले, 2 साल से फोन पर बात हुई थी, मुझे देखा नहीं था, पहली बार मुझसे मिले, उनको पता था मैं कुमार हूं, और जब मुझे देखा तो मुझे देखकर चौंक गए। मैं कहा चौंक क्यों गए? कहते मैंने तो सोचा कोई कुमार होता। मैं कुमार हूं। कहते बना लगते तो किसी गृहस्थी से कोई कम नहीं लगता। अब उन्होंने मुझे बात बोली, मुझे बड़ी चुनी, पर बात तो सच कह रहे। कुमार होते हुए भी कुमार होना बड़े गौरव की बात होती है, पर कुमार होते हुए भी मैं किसी गृहस्थी से कम नहीं कर रहा। तो जो फिजिकल अनफिटनेस है वो डिससर्विस करती है, मैं ये कहना चाहता हूं। अगर हम फिजिकली अनफिट हैं तो ये बात हमारे अगेंस्ट जाती है, ये बात भी डिससर्विस करती है। फिजिकली फिट रहने का मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल भी नहीं। खुद को फिजिकली फिट रखते हुए सोल कॉन्शियस है। बॉडी कॉन्शियसनेस और हेल्थ कॉन्शियसनेस के बीच के अंतर को हमें समझना है। अब ये जो रेसिपीज हैं, अब भाइयों का हाथ तो वैसे ही इन चीजों को बनाने में बड़ा टाइट होता है, और जब मेरे पास एनडीएस संस्था के द्वारा ये बुक मुझे पकड़ाई और मैं देखने लगा, मैंने कहा ये कौन बनाएगा और कौन खाएगा। 2-3 दिन कोशिश की, नई बात बनी, मैंने बुक रख दी साइड में, और मैं तो सीधा डायरेक्ट ही फ्रूट सैलेड पर आ गया। मुझे ये रेसिपीज खाने को तब मिलती हैं जब कैंप लगता है, बस। सिर्फ तभी ये खाता हूं। कोई कैंप के लिए बुलाता है, कहते रेसिपीज क्या बनाए, मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं भेज रहा हूं आपको, इसमें से पढ़ो, देखो, सीखो, बनाओ, खाओ और खिलाओ। और इसकी क्लास भी आप ही कराना, मैं क्लास नहीं कराता रेसिपीज। मुझे कुछ नहीं पता है। आज मुझसे दीदी जी ने पूछा ये लड्डू किस चीज का है, अपने को खाने से मतलब किस आपा नहीं कर रहा। तो वो चौंक गए, तुमने ऐसा कौन सा वक्ता है वो तो सारा कैंप भी इस पर करा रहे, उनको कुछ नहीं पता। मैंने मुझे कुछ नहीं पता। और जो एनडीएस के
जो और भी जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं उनको भी नहीं पता। आपको ऐसे एमटीएस के बहुत सारे सीनियर्स मिल जाएंगे जिनको इन रेसिपीज की एबीसीडी नहीं पता, वो सिर्फ फ्रूट सैलेड यूज करते हैं, दैट्स ऑल। पर कईयों को पता भी है, जिनका इंटरेस्ट है वो करते हैं, जिनके पास टाइम है वो करते हैं। तो इन रेसिपीज से भी खुद को 6 महीने साल में मुक्त कर लेना। 6 महीने साल आप बेशक इनकी हेल्प ले लो। अब हम आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, गेहूं का सेवन एक घातक नशा। पूरा संसार आज गेहूं का सेवन कर रहा है। आज गेहूं की सारी तोड़ आपके सामने हो गई। देखिए, आज का मानव इस बात का तो आविष्कार कर रहा है कि अगर ये बीमारी हो जाए तो कौन सी दवाई खाएं, वो बीमारी हो जाए तो कौन सी दवाई, कोरोना हो जाए तो कौन सी वैक्सीन लगाए, इसी आविष्कार में लगे। कोई कौन सी वैक्सीन बना रहा है, कोई कौन सी वैक्सीन बना रहा है, 4 महंगी वैक्सीन सामने आ गई। किसी ने भी इस बात का आविष्कार करने की जरूरत नहीं समझी कि ऐसा क्या करें कि कभी कोरोना आए ही नहीं। आविष्कार तो इस बात का होना चाहिए या नहीं? सारी दुनिया किसमें लगी हुई थी कि कोरोना हो जाए तो कौन सी वैक्सीन हो, जबकि आविष्कार करना चाहिए इस बात का कि ऐसा क्या करें कि कोविड-19 जैसा वायरस कभी आए ही नहीं। आविष्कार तो इस बात का होना, पर इस बात का आविष्कार मानव कर नहीं है। अब एक उदाहरण देता हूं आप, पूरी मेडिकल साइंस को मालूम है, पूरी मेडिकल साइंस को मालूम है कि अनाज से शुगर हो रही है, सभी डॉक्टर्स को मालूम है। गेहूं से शुगर हो रही है, एवरीबॉडी नोज। पर वो क्या कहते हैं? इंसुलिन लेते हैं। और कुछ समझदार डॉक्टर होंगे तो साथ में ये भी कहते हैं कि अनाज थोड़ा कम कर दो। पर मेरा प्रश्न ये है कि जब आप अनाज को कम करने के लिए कह रहे हो तो आप इसका मतलब यह स्वीकार कर रहे हो कि अनाज के कारण ही शुगर हुई। इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हो। शुगर पेशेंट्स को अनाज कम करने के लिए कह देते हैं डॉक्टर। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब अनाज से शुगर हो रही है तो फिर कम क्यों करना, बंद क्यों नहीं? कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि अनाज बंद करो, वो कहते हैं कम करो। मेरा प्रश्न ये है कि बंद क्यों नहीं? उनकी ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि अनाज को बंद कर दो। वो हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका ये मानना है कि अनाज को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, ये अनाज को छोड़ नहीं पाएंगे। और वो डॉक्टर खुद भी अनाज को छोड़ नहीं पा रहे, और वो डॉक्टर एक्चुअली में खुद ही अनफिट है। आप अक्सर नोटिस करना मेजॉरिटी बड़े बड़े डॉक्टर्स का पेट निकला हुआ, उनकी तोंद निकली हुई, मेजॉरिटी का, मैं सबकी बात नहीं कर,
आप में इस बात का प्रमाण है कि वो खुद ही फिजिकली अनफिट है। कई डॉक्टर तो बहुत मोटे होते हैं, वो अपने आप में ही प्रमाण है कि वो खुद की फिटनेस का ही ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। और आप जितने भी एनडीएस सीनियर्स को देख लेना, जो मर्जी किसी का भी पेट नहीं निकला। किसी को फिट करने का, किसी दूसरे को फिट करने का अधिकार आपको तब मिलता है जब आप खुद को फिट करते हैं। मेरा पेट निकला हो तो सुनोगे क्या? नहीं सुना, कुछ नहीं सुनने वाले, 5 मिनट में भाग जाओ। मैंने खुद को पहले फिट करके दिखाया, तभी आप सुन रहे हो ना। तो जिन डॉक्टर्स के पास दवाई लेने जा रहे हो, उनको बोलो कि पहले वो खुद को फिट करके दिखाएं। इन दवाइयों से खुद को फिट करके दिखाएं, और जब वो दिखा दें तो बेशक चले जाना। बेसिकली अनाज के अंदर नशा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक रोटी ना खाएं नींद नहीं आती। मतलब उनको नशा करके सोने की आदत हो गई। ऐसी भी क्या बात कि रोटी ना खाएं तो नींद नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं भाई जी बाकी सब कुछ जितना मर्जी खा लो, भरपेट खा लो, 4 प्लेट फ्रूट खा लो, पर रोटी ना खाएं तो नींद नहीं आती। क्यों? ऐसा क्या कारण है? सोच कर देखो, ये रियलिटी है, ये आपने बहुतों ने एक्सपीरियंस किया होगा। बाकी कुछ भी खा लो घर पे, पर नींद करने के लिए तो रोटी खानी कंपल्सरी है बहुतों के लिए। ये अपने आप में प्रूफ है कि रोटी में नशा है। नशा करके हम सोचते हैं हमें उस नशे की आदत हो गई है। जैसे नींद की गोली की आदत हो जाती है। कोई नींद की गोली करके खा के अगर सोना शुरू कर दे, 1 दिन खाएं, 2 दिन खाएं, 3 दिन खाएं, तो एक दिन उसको नींद की गोली की आदत हो जाएगी। जब तक वो नींद की गोली नहीं खाएगा उसको नींद ही नहीं आएगी। क्योंकि नींद की गोली में भी नशा होता है। जिसमें नशा होता है उसकी आदत लगती है। आपको अगर किसी भी चीज की आदत लग गई है, हेंस प्रूव्ड कि उसमें नशा है। हमें चाय की आदत लग जाती है, चाय में नशा है। हमें गेहूं की रोटी की आदत लग जाती है, उसमें नशा है। आपको कभी भी आम की आदत नहीं लगेगी। आम मिल गया जिस दिन ठीक, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब आम चले जाएगा गर्मी में, सर्दियां आ जाएंगी, आपको आम की याद भी नहीं आएगी। और जब आम आ जाएगा तो बड़े चाव से खाओगे, चला जाएगा तो आपको याद भी नहीं आएगी। जब आम का सीजन चला जाता है तो आम के लिए तड़पते हो? कोई नहीं तड़पता आम के लिए। किसी भी नेचुरल चीज की कभी भी एडिक्शन नहीं होती, किसी भी नेचुरल चीज में कभी भी नशा नहीं होता, उसकी कभी भी आपको आदत नहीं लगती। और वही हमारा रियल फूड है, जिसकी आपको आदत लग गई है, जिसके बिना आपका काम नहीं चलता, मतलब वो आपका भोजन है ही नहीं। आपका सच्चा भोजन वो होगा जो आपको कभी भी अपने ऊपर आधारित नहीं करेगा, डिपेंडेंट नहीं करेगा। वो मिला तो भी ठीक, ना मिला तो भी ठीक, भोजन वो है। अब फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, कैसे गलत रास्ते पर आपको लेकर जाते हैं। अनाज कहते हैं कम कर दो और मीठे फल बंद कर दो। या कोई भी तो अनाज कम करने के लिए कहता ही नहीं, तो कहता है बस मीठे फल बंद कर दो। उल्टी राह पर चला देते हैं। शुगर पेशेंट को कहा जाता है आपने मीठे फल नहीं खाना। देखिए शुगर कई तरह की होती है। अनाज के अंदर जो शुगर होती है उसको कहते हैं ग्लूकोज। दूध के अंदर जो शुगर होती है उसको कहते हैं लैक्टोज।
चीनी के अंदर आर्टिफिशियल सिंथेटिक शुगर होती है और फलों के अंदर जो शुगर होती है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज नेचुरल शुगर है जो फलों के अंदर होती है। अब डॉक्टर इस नेचुरल शुगर को बंद करने के लिए कहते हैं, और नेचुरल शुगर सच में नुकसानदायक होती है अगर कोई उसके साथ अनाज और दूध भी ले रहा है। अनाज भी चाहे कम मात्रा में ले रहा है, उसके साथ का मतलब विद इन 24 आवर्स अगर आपकी बॉडी में अनाज भी जा रहा है, दूध भी जा रहा है और फल भी जा रहे हैं, तो शुगर पेशेंट को फलों की जो नेचुरल शुगर है वो नुकसान करेगी, क्योंकि वो अनाज की शुगर ग्लूकोज के साथ मिल जाएगी, दूध की शुगर लैक्टोज के साथ मिल जाएगी, उनके साथ मिलकर ये जो फ्रुक्टोज जो नेचुरल शुगर है ये भी आपको डैमेज पहुंचाने लगती है। डॉक्टर दूध बंद करने के लिए नहीं कहते, अनाज कम करने के लिए कहते हैं और फलों की नेचुरल शुगर को पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। अब किसी को कहा जाए मीठे फल बंद कर दो, कोई भी शुगर पेशेंट बड़ी ही आसानी से बंद कर लेता है। हाँ जी वो तो कर दूंगा, वो तो कर दूंगा। ये इस बात का प्रूफ है कि मीठे फलों में एडिक्शन नहीं होती। इससे एक बात और साबित होती है, उसमें एडिक्शन नहीं है, उसमें नशा नहीं। शुगर पेशेंट को डॉक्टर ने कहा मीठे फल बंद करो, अगले दिन से बंद, मतलब उसमें एडिक्शन नहीं है। जबकि इसका एक्चुअल इलाज क्या है? शुगर पेशेंट को ग्लूकोज इमीडिएटली बंद, लैक्टोज इमीडिएटली बंद। जब शरीर में ग्लूकोज भी नहीं जाएगा, लैक्टोज भी नहीं जाएगा, चीनी भी नहीं जाएगी, उस केस में अगर फ्रुक्टोज जाएगी नेचुरल शुगर, तो नुकसान नहीं करेगी। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो पेशेंट, 4 दिन तक शुगर पेशेंट 4 दिन तक ना अनाज खाए, ना दूध खाए, ना चीनी खाए, सिर्फ मीठे फलों पर रहना, सिर्फ मीठे फलों पर। शुगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदलोगे। हजारों एनडीएस पेशेंट्स मीठे फल खा खाकर शुगर ठीक कर चुके हैं। हजारों लाखों डिप डाइट के पेशेंट्स, विश्वरूप राय चौधरी जी के पेशेंट्स मीठे फल खा खाकर शुगर ठीक कर चुके हैं। पर शर्त ये है कि अनाज का एक दाना, दूध की एक बूंद और चीनी का एक कण भी नहीं जाना चाहिए आपके शरीर में उस 24 आवर्स के दौरान। शर्त ये। और अगर आपने हल्का सा भी अनाज डाला, अनाज की शुगर जब फलों की शुगर के साथ मिक्स हो जाएगी तो फिर फलों की शुगर भी नुकसान करेगी। अब डॉक्टर आपको मीठे फल छोड़ने के लिए कह देते हैं क्योंकि उसमें एडिक्शन नहीं, उनको पता है ये आसानी से छोड़ देते। अनाज कम करने के लिए कहते हैं, उनको पता है कि ये तो इसमें एडिक्शन है, इसको छोड़ना मुश्किल है, तो इसको कम करने के लिए कहते हैं। दूध तो कैसे बंद करने को कहें, दूध की इतनी सारी आइटम को कैसे बंद करें, दूध, दही, घी, लस्सी, मक्खन, पनीर, मिठाइयां कैसे बंद करोगे, उसके बारे में तुम बोलते हैं। और सारी जिंदगी इंसुलिन चढ़ाते रहो, इंसुलिन चढ़ाते रहो, वो इंसुलिन को साइड इफेक्ट करेगी वो होगा। शुगर का इलाज है अनाज बिल्कुल बंद, दूध बिल्कुल बंद, चीनी बिल्कुल बंद और मीठे फल जितने मर्जी खाओ। प्राकृतिक चीज कभी भी शरीर को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। गलत धारणाएं हैं समाज के अंदर। एक और गलत धारणा है कि टमाटर खाने से पथरी होती है, टमाटर के बीज बचते नहीं और टमाटर खाने से पथरी हो जाती है। हाँ जी, पालक को भी मना करते हैं। देखिए, जब पालक और टमाटर को आप पका दोगे फिर वो बचेगा नहीं और फिर वो पथरी पैदा करेगा। कच्चा टमाटर पथरी पैदा कर ही नहीं सकता। एनडीए साधक 10-10 साल से टमाटर खा रहे हैं, किसी को पथरी नहीं। जब आप उस टमाटर को पका देते हो फिर वो पचता नहीं है और फिर उसके बीज पथरी पैदा करते हैं। एक और मिथ है समाज के अंदर, केले खाने से वजन बढ़ता है।
केले तो अगर आप दूध के साथ खाओगे तो वजन बढ़ेगा। किसी भी नेचुरल, कोई भी नेचुरल वस्तु अपने दिमाग में बिठा लो, प्रकृति मां के द्वारा, ये किसी और ने नहीं दी, आपको आपकी मां ने दी है। प्रकृति मां के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इस सृष्टि रंगमंच पर प्रकृति का निर्माण किया गया, यही सोचकर किया गया कि इसके द्वारा उपलब्ध करवाई गई हर एक वस्तु मानव की सेवा के लिए है, मानव को नुकसान करने के लिए नहीं। ये सारे के सारे जो रोग हैं, ये मानव के द्वारा निर्मित है, प्रकृति के द्वारा नहीं। प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं। मानव प्रकृति के द्वारा दिए गए भोजन को प्रोसेस करके अननेचुरल बनाता है, उस अननेचुरल भोजन को खाता है, उस अननेचुरल भोजन की वजह से शरीर में बीमारियां होती हैं। और ये अननेचुरल भोजन का ही कमाल है कि आज हर मानव शरीर छोड़ने से पहले रोगी होता है, 3-4 महीने अस्पताल में एडमिट होता है और फिर जाकर शरीर छोड़ता है। ब्राह्मणों में कैसा ही होता है। ब्राह्मण भी वही भोजन खा रहे हैं जो दुनिया वाले खा रहे हैं। हाँ, बस दुनिया वालों के हाथ का नहीं खाते, बाकी चीजें तो सारी वही खाते हैं, चाहे बीके हैं चाहे नॉन बीके। शरीर छोड़ने से पहले रोग लगते हैं शरीर को, बेड रिडन हो जाते हैं, अस्पतालों में एडमिट होते हैं, हजारों लाखों रुपए के खर्चे होते हैं, फिर जाकर शरीर छूटता है। और उसका सबसे बड़ा कारण गेहूं। आखिर क्यों? कोई और योनि ऐसे शरीर क्यों नहीं छोड़ती? कोई और योनि बेड रिडन क्यों नहीं होती? कभी किसी पशु पक्षी को देखा है कि 6 महीने एक ही जगह पर पड़ा है, तड़प रहा है, फिर शरीर छोड़ा? वो तो यूं शरीर छोड़ देते। इंसान ही तड़प कर शरीर क्यों छोड़ता है? और आजकल तो पिछले 100 सालों में तो तड़प कर शरीर छोड़ना तो कुछ ज्यादा ही हो गया। गेहूं के अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे प्रोटीन है, स्टार्च नाम का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसको पचाने के लिए इंसान का शरीर बना ही नहीं। और प्रचुर मात्रा के अंदर इसके अंदर पृथ्वी तत्व है। 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आकाश तत्व प्राप्त होता है उपवास से, वायु तत्व प्राप्त होता है हरी पत्तियों से, अग्नि तत्व प्राप्त होता है फलों से, जल तत्व प्राप्त होता है सब्जियों से, और पृथ्वी तत्व प्राप्त होता है अनाज से। और अनाज के अंदर भी दी मोस्ट डाउनग्रेडेड क्वालिटी जो होती है, अनाज भी कई तरह के होते हैं, उसके अंदर दी मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी का अनाज है मैदा और गेहूं, और उसी का ही सेवन हम किएगा। ये पृथ्वी तत्व हम जीवन के 60 साल इतना ज्यादा खा लेते हैं कि जब सच में शरीर छोड़ने का समय आता है तो शरीर छूटता नहीं है, वो आत्मा को जाने नहीं देता, पृथ्वी तत्व नीचे खींचता है। हम राजयोगी सारा जीवन अभ्यास करते हैं शरीर को छोड़ने का, करते हो, लेकिन जब सच में शरीर छोड़ने का समय आता है तो छूटता नहीं है। कड़वा सच है ये।
सारा जीवन अभ्यास किया शरीर को छोड़ने का, सारा जीवन मैं आत्मा शरीर से डिटैच हुई और गई परमधाम, गई परमधाम, गई परमधाम, सारा जीवन लगा दिया अभ्यास करने में। लेकिन जब सच में समय आया कि हाँ जी अब शरीर छोड़ना है, छूटता ही नहीं है, मुसीबत पर गले पड़ जाती है। क्यों? गेहूं बहुत टू मच पृथ्वी तत्व है, जड़ता है इसके अंदर, ये आत्मा को नीचे खींचता है, आत्मा को उड़ने नहीं देता। एक आइडियल मृत्यु क्या होती है? सुखद मृत्यु। सुखद मृत्यु की क्या परिभाषा है? सुखद मृत्यु की परिभाषा है ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे आत्मा उड़ गई, बात कर। अगर मुझे कहा जाए कि आपको कैसी मृत्यु चाहिए, ऐसी पर ऐसी सुखद मृत्यु किसको प्राप्त हो रही है? मृत्यु तो इसको कहते हैं और ऐसी होनी चाहिए। क्या कारण है? और पिछले 100 सालों में तो बहुत ज्यादा हो गया। 3-3, 6-6 महीने, 1-1 साल बेड पर पड़े रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले भी चलो 5-7-10 दिन बीमार हो गए, शरीर छोटा। अब तो 5-7-10 दिन क्या, 5-7-10 महीने बेड पर पड़े रहते हैं भाई, फिर जाकर शरीर छूटता है। 10 महीने से आत्मा शरीर छोड़ने की कोशिश कर रही है, 10 महीने से। 10 महीने बाद जाकर शरीर छोड़ा। वो 10 महीने किसने पकड़ रखा था? इस गेहूं ने पकड़ रखा था, जाने नहीं दे रहा था। बहुत ज्यादा पृथ्वी तत्व है इसके अंदर। और हमारी सभी बीमारियों का कारण क्या है? हमारी सभी बीमारियों का कारण है, ये शरीर बना है प्रकृति के 5 तत्वों से। जब प्रकृति के 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। और प्रकृति के 5 तत्वों का जब बैलेंस बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति के 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ने का एक सबसे बड़ा कारण जो आज के समय में हो गया है, हम आकाश तत्व तो लेते ही नहीं है और पृथ्वी तत्व खूब मत लेते हैं। आकाश तत्व हमें मिलता है उपवास से और पृथ्वी तत्व मिलता है अनाज से। आकाश तत्व को कोई लेता ही नहीं, सुबह से रात तक खाना खाएगा नहीं और रात को शरीर भोजन पचा रहा है। जब शरीर भोजन खाने और भोजन पचाने की प्रक्रिया से फ्री होता है तब उसको आकाश तत्व मिलता है। वो तो खाली समय कहीं है। और सुबह से रात तक पृथ्वी तत्व, सुबह की रोटी है, दोपहर को भी रोटी है, शाम को भी रोटी है। प्रकृति के 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ गया, आकाश तत्व कम हो गया, पृथ्वी तत्व बढ़ गया और रोग उत्पन्न होने लगे। मेजॉरिटी कारण सभी के शरीर के रोगों का ये है। अग्नि, जल, वायु तत्व का भी रोग होता है। अग्नि तत्व, अगर कोई फल बिल्कुल भी ना खाए तो अग्नि तत्व की कमी हो जाएगी। सब्जियां बिल्कुल भी ना खाए तो जल तत्व की कमी हो जाएगी। हरी पत्ती से वायु तत्व मिलता है। पर मेजॉरिटी कारण पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व के बीच की लड़ाई, मेजॉरिटी केसेस। और जब किसी भी एनडीए साधक को ज्यादा से ज्यादा उपवास करवाते, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 21 घंटे, तो उसने जो अपने जीवन में आकाश तत्व बिल्कुल भी नहीं लिया, जिसकी कमी थी उसके शरीर के अंदर, वो कमी दूर होने लगी, आकाश तत्व बढ़ने लगा। और पृथ्वी तत्व जो सारी जिंदगी ले रहा था उसको तो बंद ही करवा दिया, अब और नहीं था। तो पृथ्वी तत्व जो टू मच था कम होने लगा, आकाश तत्व जो बिल्कुल भी नहीं था बढ़ने लगता है। प्रकृति के 5 तत्व बैलेंस में आने लगते हैं, शरीर के रोग गए।
शरीर के सभी रोगों का कारण है प्रकृति के पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ना। तो रोग उत्पन्न हुए हैं बैलेंस बिगड़ने से, तो रोग दूर होंगे बैलेंस को वापस प्राप्त करने से। दवाइयां ठीक नहीं कर सकती शरीर को। दवाइयां कैसे आकाश तत्व लेके आएगी भाई? आपके शरीर के अंदर आकाश तत्व की कमी थी, तो दवाई कैसे पूर्ति कर सकती है उस आकाश तत्व की? दवाई आपको ठीक कर ही नहीं सकती। दवाई तो रोग को दबाती है, ठीक नहीं करती। इंसुलिन लेके शुगर को दबा दिया, शुगर ठीक थोड़ा हो रही है। तो प्रकृति के पांचों तत्वों से ये शरीर बना है। इस शरीर के रोग भी प्रकृति के पांचों तत्वों से ही ठीक होंगे। फास्टिंग का जो महत्व इतना ज्यादा बताया जाता है, वो इसीलिए बताया जाता है जितनी फास्टिंग करोगे आकाश तत्व बढ़ता जाएगा। जो पिछले कई सालों में जो आकाश तत्व आपने नहीं लिया उसकी भरपाई होती जाएगी, रोग ठीक होगा। आप में से जिस जिसको भी रोग है उसको डाउट होता है कि इससे थायराइड ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या ये इलाज थायराइड के लिए भी है, क्या ये इलाज सूजन के लिए भी है, क्या ये लीवर सोराइसिस के लिए भी है? और मैं सभी को कहता हूं आपके शरीर में कोई भी रोग है उसका कारण यही है कि प्रकृति के पांचों तत्वों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करो। शरीर चुन चुन कर रोगों को मारेगा। उन रोगों को दूर करने की जिम्मेदारी शरीर की है। शरीर खुद ढूंढेगा, ज्वाइंट में दिक्कत है खुद ठीक करेगा, लीवर में दिक्कत है खुद ठीक करेगा, थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है खुद ठीक करेगा। आप बस उसके साथ कोऑपरेट करो, उसको समय दो। तो ये जो गेहूं है, ये जो अनाज है, ये जो बीज है, ये चूहों और पक्षियों का आहार है। ये मानव का आहार नहीं है। और इसके अंदर स्टार्च नाम का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको सिर्फ जानवर ही पचा सकते हैं, इंसान उसको पचा ही नहीं सकता। और ये गेहूं आपके पच नहीं रहा है, इसको मैं अभी साबित कर देता हूं। अक्सर इंसानों के स्टूल में से बदबू आती है। बदबू वहां होती है जहां कुछ सड़ रहा है, और सड़न वहां होती है जहां कुछ पच नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या आप शरीर में डाल रहे हो जो पच नहीं रहा, उससे सड़न हो रही है और सड़न से बदबू हो रही है? आखिर ऐसा शरीर में क्या डाल रहे हो? लगभग सभी इंसानों के स्टूल में से बदबू आती है। वो इसलिए आती है कि वो गेहूं डाल रहे हैं। स्टूल में से बदबू गेहूं के कारण है, मेरे स्टूल में से बदबू नहीं आती। आप 15 दिन गेहूं बंद करो, आपके स्टूल में से बदबू ही नहीं आएगी। वो बदबू है ही गेहूं के कारण, और उसके अंदर उपस्थित स्टार्च नाम के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के कारण। पेट में कीड़े पड़ते हैं, पेट में कीड़े पड़े, कीड़े तो वहां जन्म लेते हैं जहां गंदगी होती है। ऐसा क्या पेट में डाला आपके कीड़े पड़ गए? वो भी गेहूं के कारण पड़ते हैं। देखिए, खेती करके जो गेहूं पैदा करते हैं हम, खेती करके इंसान अपना भोजन पैदा करने के लिए कितना कुछ कर रहा है। पहले जमीन को सपाट बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर जो वृक्ष है काटे जाते हैं, फिर नदियों का रुख मोड़ा जाता है, कुएं खोदे जाते हैं, बैलों का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके गेहूं उगाया जाता है।
फिर गेहूं जब उगा लिया जाता है तो फिर उसको पैक करके मंडी तक लाया जाता है, फिर मंडी से हमारे घरों में आता है, फिर हमारे घरों में जब आता है तो फिर उसके बाद हम गेहूं को पैक करके साफ करवाते हैं, साफ करवाने के बाद उसको चक्की पर ले जाते हैं और फिर उसको वहां पर पिसवाते हैं, फिर 2 दिन के बाद लेकर आते हैं, फिर जब लेकर आते हैं तो उसका आटा गूंथते हैं, फिर आग पर रोटी सेकते हैं, फिर वो रोटी वैसे भी नहीं खाई जाती, उस रोटी के साथ खाने के लिए तेल मसालों वाली सब्जी पकाते हैं और फिर भी कहानी खत्म नहीं होती, फिर उस रोटी को बचाने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। बाप रे बाप, इतनी मेहनत इस संसार की सर्वश्रेष्ठ योनि को अपना भोजन तैयार करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और बाकी योनियां मजे से खा रही हैं। वाह, बाकी किसी योनि को तो कुछ करना नहीं पड़ता और इंसान अपना भोजन तैयार करने के लिए, खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और इस सृष्टि रंगमंच की सर्वश्रेष्ठ योनि होने के बावजूद क्या कोई और योनि इतनी मेहनत करती है? जब परमात्मा ने 84 लाख योनियों को इस धरा पर भेजा और अगर ये व्यवस्था परमात्मा के द्वारा की गई है कि हे मानव, तुझे तो मैं भेज रहा हूं धरा पर, तुझे तो अपना भोजन तैयार करने के लिए तुझसे तो मेहनत करवाऊंगा और बाकी 84 लाख योनियां मजे से खाएंगी, तो क्या परमात्मा ने न्याय किया मानव योनि के साथ? एक्चुअली में ये व्यवस्था परमात्मा ने नहीं की है। परमात्मा ऐसा अन्याय किसी भी योनि के साथ नहीं कर सकता। परमात्मा ने तो यही व्यवस्था की है कि मैं प्रकृति की रचना कर रहा हूं और प्रकृति ही सभी 84 लाख योनियों की पालना करेगी और वो प्रकृति अभी भी 84 लाख योनियों की पालना कर रही है, लेकिन मानव योनि ने प्रकृति की पालना को ठुकरा दिया। हमें प्रकृति की पालना नहीं चाहिए, हम अपनी पालना खुद कर लेंगे। मानव योनि ने प्रकृति मां की पालना को ठुकरा दिया। प्रकृति नित नए नए फल तैयार करके दे रही है, प्रकृति के द्वारा वृक्षों पर नित नए नए पत्ते लग रहे हैं, उनके अंदर सारे मिनरल्स विटामिन हैं, लेकिन मानव ने बढ़ा दिया। हम अपनी पालना खुद कर लेंगे और उसी की सजा आज मानव योनि भुगत रही है। परमात्मा इतना बड़ा अन्याय मानव योनि के साथ नहीं कर सकता कि बाकी सभी 84 लाख योनियों को तो रेडीमेड फूड मिल जाए और मानव योनि को कहे कि तुम जाकर मेहनत कर। इसका उल्टा होता तो शायद मैं स्वीकार कर लेता कि मानव योनि को तो बैठे बिठाए भोजन मिल जाए और बाकी योनियों को मेहनत करना पड़े, शायद वो तो मैं फिर भी हजम कर देता, चलो हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो हमें बैठे बिठाए मिलता। यहां तो उल्टा हो रहा। अब आप देखिए कि जो अनाज के जो बीज हैं अगर आपके सामने रख दिए जाएं, उन बीजों को देखकर क्या आपके अंदर आकर्षण पैदा होता है भी मैं इसको खाकर खा लूं? अनाज के बीजों को देखकर आपके अंदर आकर्षण पैदा नहीं होता है। अलीची रख दी जाए तो आकर्षण पैदा होता है, आम रख दिया जाए तो आकर्षण पैदा होता है। जो आपका भोजन होगा उसको देखकर आपके अंदर आकर्षण पैदा होगा और जो आपका भोजन नहीं है उसको देखकर आपके अंदर आकर्षण पैदा नहीं होगा। बीजों को देखकर आकर्षण पैदा होता है चूहों के अंदर। चूहे जब
लीची को देखते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, ये क्या है, छोड़ो। पक्षियों के अंदर आकर्षण पैदा होता है किसी भी तरह के बीज को देख, वो हमारा भोजन नहीं है। फिर से मैं उसी बात पर आ रहा हूं, क्या आपने कोई ऐसी फोटो या वीडियो देखी है जिसमें देवी देवता खेती कर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखी। क्या आपको लगता है देवी देवता इतनी मेहनत करेंगे अपना खाना बनाने के लिए? ये मेहनत, ये देखो, ये कितनी मेहनत करेंगे देवी देवता खाना बनाने के लिए? क्या आपको लगता है देवी देवता तो मानव योनि में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ, उनको तो सब रेडीमेड मिलना चाहिए, हाथ में मिलना चाहिए सब कुछ, वो तो डिजर्व करते हैं, तो सब सर्वश्रेष्ठ, तो उनको रेडीमेड मिलेगा। वो प्रकृति, मैंने तो हमेशा उनको प्रकृति के द्वारा दिए गए फल खाते हुए देखा। मैंने जितने भी फोटोग्राफ्स मैंने देखी, ये देखो अभी दिखाता हूं, मैंने वो से भी छांट रखी। सतयुग की 10,000 फोटोग्राफ्स है मेरे पास। उन 10,000 फोटोग्राफ्स में मैंने वो फोटोग्राफ छांट ली जिसमें देवी देवता कुछ खा रहे थे। तो ये फोटोग्राफ्स मैंने छांटी हैं और हर फोटोग्राफ में देवी देवता फल खा रहे हैं। मैंने इतना तक नोटिस किया है कि सैलेड भी नहीं खा रहे। उनकी टेबल मैंने देखी कि उनकी टेबल पर क्या पड़ा है, तो उनकी टेबल पर फल ही दिखाई देते हैं मुझे। हमारे यज्ञ में देवताओं की ऐसी फोटोग्राफ है जिसमें देवी देवता एक टेबल पर बैठकर भोजन स्वीकार कर रही हैं। उस टेबल पर पड़ा क्या है, नोट कर, फल ही दिखेंगे आपको। मैंने देखा कि चाय है, मुझे तो नहीं दिखी, दूध, परोठे, गुलाब जामुन, समोसे, ब्रेड पकौड़े, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। मुझे सिर्फ और सिर्फ फल दिखे। ये हमारे यज्ञ के द्वारा ही तैयार की गई फोटो। कल भी जैसे आपको बताया था कि सपोज आपने 4 महीने आम नहीं खाए और 4 महीने के बाद एकदम से अचानक आम खाओगे तो शरीर उसका विरोध नहीं करेगा, शरीर उसको स्वीकार करेगा। आप 3 महीने गेहूं मत खाओ और 3 महीने के बाद भी एकदम से अचानक गेहूं खाओगे तो आपके पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो जाएगा। इससे भी साबित होता है कि ये आपका नेचुरल भोजन नहीं है। कुछ लोग जो एनडीए साधक नहीं है, बाहर की दुनिया के लोग किसी कारणवश अगर कभी गेहूं छोड़ते हैं और अगर उन्हें दोबारा शुरू करना होता है तो वो इसके लिए विधि अपनाते हैं। पहले एक दिन 1/4 रोटी खाएंगे, 1/4 रोटी 3-4 दिन खाएंगे, फिर आधी रोटी शुरू करेंगे, फिर पौनी, फिर 1, फिर 1.25, ऐसे ऐसे करके वो करते हैं। अगर 3 महीने गेहूं छोड़ने के बाद एकदम से 3 रोटियां खा ले तो पाचन तंत्र जाम हो जाता है। हमें खेतों की आवश्यकता नहीं है, हमें वृक्षों की आवश्यकता है। खेती प्राकृतिक नहीं है, खेती अननेचुरल है। खेती से प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है।
नदियों का रुख मोड़ा जा रहा है, कुएं खोदे जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जा रहा है, बैलों का प्रयोग किया जा रहा है, बैलों के प्रयोग में भी हिंसा छिपी हुई है, ट्रैक्टर का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें पेट्रोल डीजल का प्रयोग हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। खेती पूरी तरह से अननेचुरल है। वृक्ष नेचुरल है। वृक्ष की पालना प्रकृति खुद करती है, अपने आप बड़े होते हैं, अपने आप पत्ते फूटते हैं, वृक्षों को काटा काटा नहीं जाता, सीजन के अनुसार अपने आप फल लगते हैं। वृक्ष प्रकृति का संतुलन बनाते हैं, खेती प्रकृति का संतुलन बिगाड़ती। खेती पूरी तरह से अननेचुरल है और उस अननेचुरल खेती से जो भोजन आ रहा है वो पूरी तरह से अननेचुरल है। जो हमारा भोजन नहीं है उसके 3 लक्षण होंगे। जिस भोजन को आप बिना पकाए नहीं खा सकते, क्या आटा खा सकते हो बच्चा? बिना पकाए कोई नहीं खा सकता। जिस भोजन को खाने के लिए पकाना कंपल्सरी है, ये पहला लक्षण है कि वो गलत भोजन है, वो हमारा आहार नहीं है। जिस भोजन को आप नमक और तेल के बिना नहीं खा सकते, वो हमारा भोजन नहीं है। जिस भोजन को पचाने के लिए बाद में पानी पीने की आवश्यकता पड़े, वो हमारा भोजन नहीं है। और गेहूं के केस में तीनों करने पड़ते हैं। नमक और तेल का प्रयोग, इसके साथ जो उपयोग हो रही सब्जी है उसमें करना पड़ता है। आग से भोजन बर्बाद होता है, आबाद कभी नहीं होता। आग भोजन को बर्बाद करती है, आबाद नहीं करती। आग से भोजन एसिडिक होता है और ये एसिडिक फूड ही सभी तरह की बीमारियों का कारण है। अनाज खाने के बाद सुस्ती आती है, नींद आती है, आलस आता है। अनाज से हुई 3 प्राप्तियां, सुस्ती, नींद और आलस। अनाज खाने के बाद दिमाग भी पूरी तरह से सुस्त हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आने बंद हो जाती हैं, लेथार्जिक फील होता है। क्योंकि अनाज डालने के बाद शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पेट में इकट्ठी हो जाती है। ब्रेन की तरफ एनर्जी प्रवाहित ही नहीं होती, सारी प्राण ऊर्जा पेट की तरफ प्रवाहित होती है और सारी ऊर्जा उस पेट को पचाने में लग जाती है और फिर हमें आलस आता है। अनाज खाने के बाद आप राजयोग करके दिखाओ। 3 रोटियां खाने के बाद आप बाबा रूम में जाओ, करके दिखाओ, बड़ा मुश्किल। अक्सर बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती है कि सुबह उठने के बाद फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है। वो क्यों नहीं महसूस होती पता? सुबह शाम रोटियां खा रहे हैं, सारी रात शरीर उसको पचाने के अंदर लगा रहा है, सारी रात। ये शरीर तो बाहरी रूप से सो रहा था, शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र तो नॉन स्टॉप सारी रात ही काम कर रहे थे। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को तो रात को रेस्ट मिला ही नहीं, और फिर आप सुबह उठते हो तो आप कहते हो आपको ताजगी महसूस नहीं होती। कैसे होगी ताजगी महसूस? सारी रात तो आप काम कर रहे हैं, आप कहोगे कहां, हम तो सो रहे हैं। बाहरी शरीर सो रहा था, आंतरिक शरीर तो सारी रात ही काम कर रहा था, तो कैसे होगी ताजगी महसूस? इसको रेस्ट तो दो। और अनाज को पचाने में 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे जब अनाज बचेगा, उसके बाद जब आप सोओगे, उसके बाद आप एनर्जी गेन करोगे, और 8 घंटे से पहले उठ जाते हैं। फिर अब दिन भर अनाज खाया, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिला, सोने के बाद भी रेस्ट नहीं मिला, सुबह उठे तो ताजगी महसूस नहीं हो रही, तो फिर चाय चली। रात को खाए जाने वाला अनाज और सुबह पी जाने वाली चाय दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। रात को अनाज खाते हो तो शरीर को रात को आराम नहीं मिलता, सुबह उठकर ताजगी महसूस नहीं होती, और फिर रात को चाय चाहिए। मतलब अनर्थ एक अनर्थ में दूसरा अनर्थ। अक्सर लोग कहते हैं कि रविवार का दिन आता है, रविवार के दिन का बड़ा इंतजार करते हैं, रविवार को हम सोएंगे। क्यों रविवार को क्यों सोएंगे? रविवार का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उसी एक दिन
ही शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, बाकी 6 दिन तो वो काम करते रहते हैं। अनाज बंद करते ही आपकी नींद अपने आप कम हो जाएगी, आपको सोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अनाज के कारण ही नींद ज्यादा आती है। जिसको शिकायत है कि नींद बहुत ज्यादा आती है, अनाज बंद करके देखो। जिसको शिकायत है कि सुबह अमृत वेला नहीं उठा जाता, अनाज बंद करके देखो कैसे उठोगे। अक्सर भाई बहन दोपहर में सो जाते हैं, वो भी अनाज के कारण है। और इस अनाज के कारण नशीली कुंभकर्णी नींद आती है। रोटी की आदत हमें बिल्कुल उसी तरह से लगती है जैसे नींद की गोली की आदत लग जाती है। स्टार्च नाम का एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी हम नहीं पचा सकते। ग्लूटोन नाम का एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, वो भी हम नहीं पचा सकते। और ये ग्लूटोन जो है नशीला होता है, इसकी आदत लगती है। आपने अक्सर आजकल एक बड़ी फेमस टर्म है ग्लूटोन फ्री डाइट करती है, सुना ग्लूटोन फ्री डाइट। ये ग्लूटोन शब्द इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ग्लूटोन सिर्फ गेहूं में होता है। ग्लूटोन फ्री डाइट का अर्थ है गेहूं रहित डाइट, इसका अर्थ यही है। और ये ग्लूटोन फ्री डाइट बड़ी फेमस है। बड़े बड़े एथलीट्स अब ग्लूटोन फ्री डाइट पर जोर दे रहे हैं, गेहूं का प्रयोग नहीं करते। कल मैंने आपको कहा था कि रोटी फीकी होती है, ना फीकी होती है, ना नमकीन होती है, ना मीठी होती है, फीकी होती है, फिर भी खाते हो क्यों? उसका कारण मैं बताता हूं। इसमें नशा होता है, इसलिए खाते हैं। जैसे लोग शराब पीते हैं ना, शराब कोई टेस्टी चीज थोड़ा ना होती है। शराब तो बड़ी कड़वी चीज है पीने में, ये कोई टेस्टी थोड़ा ना, इसका कोई टेस्ट थोड़ा ना होता है, पर फिर भी लोग पीते हैं। इतनी कड़वी चीज भी क्यों? नशा होता है। इसी तरह से गेहूं कोई टेस्टी चीज थोड़ा ना है, ना तो इसमें विकास है, ना नमकीन है, फीकी सी चीज है, फिर भी लोग खाते हैं। नशा नशा है इसके, कोई टेस्ट नहीं है रोटी का, पर फिर भी खाते हैं। नशा है। रोटी चाहिए ही चाहिए, रोटी के बिना हमारी भूख नहीं मिटती। नशा है इसके। देखिए गेहूं की रोटी को हाथ से भी तोड़ोगे ना, एक हाथ से तोड़ नहीं पाओगे गेहूं की रोटी को। गेहूं की रोटी को तोड़ने के लिए भी 2 हाथ लगेंगे आप। जिस रोटी को हाथ से तोड़ना मुश्किल है, कल्पना करो पाचन की तो उसको अंदर कैसे तोड़ पाओगे। गेहूं को खाने के बाद शुगर की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ती है जितनी तेजी से चॉकलेट और चीनी खाने के बाद बढ़ती है। आप गेहूं खा रहे हो अर्थात खूब मत चॉकलेट और खूब मत चीनी का सेवन कर रहे हो, आप ये बात मानकर चलो। ओबेसिटी, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण ही गेहूं है। आप रोटी खा सकते हो, जौ की रोटी, रागी की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, या इन सभी तरह के जो आटे हैं इन सबको मिक्स भी कर सकते हैं, पर इसमें गेहूं का आटा मिक्स नहीं होना चाहिए। गेहूं का संपूर्ण रूप से त्याग करना है आपको। और मैदा भी गेहूं से बनता है। गेहूं के अंदर जो भी खनिज होते हैं, जो भी उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जो भी प्रोटीन होता है, उसको निकाल देने के बाद जो स्टार्च नाम का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वो मैदा है। वो मैदा है। गेहूं से सारे खनिज तत्व निकाल दो, मिनरल्स निकाल दो, प्रोटीन निकाल दो, और जो स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बच गया, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जो उसका गंध है, वो मैदा है। और मैदे से ही हर तरह का जंक फूड तैयार होता है। ये जो जितनी भी तरह के अनाज बताए हैं, वैसे तो ये भी आपका भोजन नहीं है। जो ज्वार, बाजरा, रागी, वैसे तो ये भी आपका भोजन नहीं है, अनाज है ही नहीं आपका भोजन। पर एकदम से अचानक कैसे छोड़े? छोड़ो 6 महीने साल ले लो,
अगर एक बार खाना है तो। और एक बार भी ये वाला अनाज खाने की छूट उसको है जिसको कोई गंभीर रोग नहीं। अगर आप किसी रोग से कई सालों से पीड़ित हैं या कोई गंभीर रोग है तो एक बार ये वाला अनाज खाने की छूट भी आपको नहीं। अब जैसे मुझे तो कोई भी गंभीर रोग नहीं है इसका, लेकिन मैं फिर भी ये वाला अनाज नहीं खाता, क्या करना है? करना क्या? ये हमारा हाथ है। मुझे तो रोटियों को देखकर वैसे ही कभी आकर्षण नहीं होता। चाय छोड़ने में तो मैंने वैसे भी 5 दिन का संघर्ष किया था, रोटी छोड़ने में तो कोई संघर्ष ही नहीं था। इसमें है क्या? इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं। लेकिन जो ज्वार बाजरा रागी है इसके अंदर ग्लूटोन बहुत मिनिमम होता है, ना के बराबर। फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो पचाने में मदद करता है, और मिनरल्स और विटामिन ज्यादा होते हैं। जौ की रोटी में भी, जौ से भी ज्यादा ज्वार बाजरा और रागी की रोटी। गेहूं के अंदर ग्लूटोन टू मच है जिसको पचा नहीं सकते, फाइबर बहुत कम, मिनरल्स बहुत कम। और ज्वार बाजरा रागी के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा, पोषक तत्व बहुत ज्यादा, ग्लूटोन बहुत कम। अच्छी चीजें ज्यादा है और खराब चीजें बहुत कम है। और बाकी जो अनाज है, चना, मक्का, वो गेहूं और इन अनाज के बीच में आते हैं। गेहूं से ज्यादा अच्छे हैं पर इन अनाज से कम अच्छे हैं। सूजी, ये सारे इनसे कम में आते हैं। ज्वार बाजरा रागी बेस्ट। जब कभी भी सर्दियां आई, बाजरे की रोटी खाओ, ज्वार रागी की रोटी खाओ गर्मियों, इन सभी के आटे को मिक्स कर सकते हैं। और मिलता तो इनसे भी पृथ्वी तत्व ही है तो ये भी पृथ्वी तत्व। एक टाइम कुक फूड खाने की परमिशन आपको है अगर आप किसी भी गंभीर रोग से पीड़ित नहीं हो तो। और वाकई में एनडीएस के अगर पक्के साधक बनना चाहते हो, संपूर्ण रूप से निरोगी भव का वरदान प्राप्त करना चाहते हो, कुछ कर्म करना चाहते हो, तो एक टाइम भी नहीं खाना। और इससे भी श्रेष्ठ है मिलेट्स, ज्वार बाजरा रागी से भी श्रेष्ठ है मिलेट्स। उसका प्रयोग आप कर सकते हो। मिलेट्स की रोटी बनती है, मिलेट्स का ढोकला बनता है, मिलेट्स का दलिया बनता है, मिलेट्स की खिचड़ी बनती है। मिलेट्स का 5-6 तरह के मिलेट्स आते हैं। अब आप यहां से जाओगे, अपने परिवार वालों पर तो आप थोप नहीं सकते कि गेहूं बंद करो, तो परिवार वालों के लिए ट्रिक बता रहा हूं। परिवार वालों को गेहूं की रोटी बनाकर खिलाना, वे एकदम से नहीं छोड़ेंगे, पर उनको कैसे बनाकर खिलानी है। आपने जैसे सपोज 4 रोटियां बनानी, 4, आटा 2 रोटी का ही लो, आटा 2 रोटी का, और बाकी 2 रोटी के आटे के बदले आप जैसे गाजर को कद्दूकस करो, सरल रूप से, और इतना झरनों की उसकी क्वांटिटी 2 आटे की रोटी के बराबर होता है। और उस गाजर को और उस 2 रोटी के आटे को मिक्स कर दो, और उसको मिक्स करके उसका आटा गूंदो और उसकी रोटी पकाओ। तो इससे 4 रोटियां बन जाएंगी, लेकिन उसके अंदर आटा 2 रोटी का है, वो रोटी कलरफुल बनेगी और टेस्टी बनेगी, गाजर का टेस्ट आएगा और कलरफुल बनेगी। टमाटर नहीं कर सकते, टमाटर को गर्म नहीं करना, खीरा कर सकते हो, लौकी कर सकते हो, कद्दू कर सकते हो। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियों को कद्दूकस कर लो, उसको गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लो, उनका कंबाइन आटा गूंदो, उसकी सब्जी बनाओ।
अल्टीमेटली आपने रोटियां तो बनाई 4, लेकिन गेहूं प्रयोग हुआ 2 रोटी का। तो इस बहाने से आपने गेहूं कम कर दिया। पर ये आपके परिवार वालों के लिए है। एक एनडीए शासक के मुख में तो गेहूं का एक निराला भी नहीं जाना चाहिए, इतनी गंदी चीज है। अब आपको बताता हूं सात्विक सब्जी बनाने की विधि। अब एक टाइम अगर ज्वार बाजरा रागी की रोटी खाओ तो आपको सब्जी भी चाहिए, ये सब्जी आप खा सकते हैं। सात्विक सब्जी बनाने की विधि। अब आपने बाजरे की रोटी बनाई, उसके साथ सब्जी तो चाहिए आप। अब वो सब्जी आपने कैसे बनानी है? सात्विक सब्जी एक टाइम खाने की करनी है। सात्विक सब्जी आप बनाओगे, आप सब्जियों को सबसे पहले तो अल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना। सब्जियों को अल्युमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना। आज आप बाजार से अल्युमिनियम का बर्तन लाओ, उसका वेट नाप लेना, 3 साल तक उसमें सब्जियां बनाओ और 3 साल के बाद उसका वेट नापना। उसका वेट कम पाएगा 3 साल पहले वाले वेट के मुकाबले। तो उसका जो वेट कम हुआ, जो अल्युमिनियम का वेट कम हुआ, वो अल्युमिनियम कहां गया? कहां गया? पेट के अंदर गया आपके। एल्युमिनियम खा रहे हो आप, और एल्युमिनियम अगर पेट के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? अब आप खुद कल्पना कर लो। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे ज्यादा समझदार थे, वो हमेशा मिट्टी की हांडी में बनाते थे। ये हम आधुनिकता के जमाने में सात्विक लाइफस्टाइल से बहुत दूर चले गए हैं। भारत के अंदर तो मिट्टी की हांडी के अंदर ही सब्जियां बनाने का कल्चर था। मिट्टी की हांडी आपने लेकर आनी है। मिट्टी की हांडी के अंदर आपने जो भी सब्जी बनानी है, जो भी सब्जी, उसको काट कर डाल देना मिट्टी की हांडी में। इसको थोड़ा सा बॉयल करने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देना है और इस मिट्टी की हांडी को ढक देना है और इस मिट्टी की हांडी को धीमी आंच पर सब्जी पकाने के लिए रख देना है, गैस के ऊपर धीमी आंच पर। आपको मैं कुछ भी अगर गर्म करने की परमिशन दे रहा हूं, पहली बात तो एनडीएस में कुछ गर्म करना अलाउड ही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं अपनी मनमत से दे रहा हूं, और वो भी 6 महीने 1 साल के लिए। पर ध्यान रखना, कुछ भी गर्म करना है धीमी आंच पर गर्म करना है। तेज आंच पर गर्म करते ही पोषक तत्व 90% नष्ट होते हैं। धीमी आंच पर गर्म करोगे तो 50% नष्ट, 40% बचा। पानी डालकर धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख देना है। तो एक सब्जी पकने में जो 15-20 मिनट लगते हैं, अब 40-50 मिनट लगेंगे। कोई बात लगने आपके 40-50 मिनट वेस्ट थोड़ा ना जा रहे हैं। आप उसको ढक दो, पकने के लिए छोड़ दो, आप अपना 50 मिनट कोई काम करो। अगर 50 मिनट लग रहे हैं तो लगने दो, आपका क्या जा। अब इसका तड़का कैसे लगाएं? आपने टमाटर के बारीक पीस कर लेने, तड़के में जितना भी टमाटर चाहो, टमाटर के बारीक पीस कर लेना, उसको मिक्सी में डाल देना। टमाटर, हरी मिर्च डाल देना, लाल मिर्च का प्रयोग तो करना नहीं, वो भी मिक्सी में डाल देना। नमक भी अपने स्वाद अनुसार डाल देना। तब सेंधा नमक, समुद्री नमक का प्रयोग करना नहीं। और ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी शेक वगैरह में चीनी का प्रयोग नहीं करना, गुड़ शक्कर का प्रयोग करना। तो सेंधा नमक भी डाल दो, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए। और उसके अंदर क्या डालना है? जिस नारियल से आपने दूध बनाया था, नारियल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े पीस डालने। नारियल
नारियल में तेल, प्राकृतिक तेल है, वो हमें नुकसान नहीं करता। आपने हरी मिर्च डाली, टमाटर डाले, नमक डाला, जीरा डाला और नारियल डाला और उसको मिक्सी में पीस दो। उसकी ग्रेवी तैयार हो गई, एक ग्रेवी तैयार हो गई। उस ग्रेवी के अंदर नारियल का तेल भी हो। अब जब 40-50 मिनट के बाद सब्जी पूरी तरह से पक जाए तो गैस का स्टोव बंद करो, गैस बंद करो, गैस बंद करो। फिर वो जो आपने तड़का लगाया उस तड़के को सब्जी के अंदर डालो और कड़छी से पूरी तरह से मिक्स करो। ध्यान रहे, जब आप तड़का उस सब्जी में डाल रहे हो तो गैस बंद है नीचे से, क्योंकि टमाटर और नारियल कभी भी गर्म नहीं किया जाता है। गर्म करने पर वो कोलेस्ट्रॉल में परिवर्तन। आपने गैस बंद करके वो तड़का मिक्स किया है, फिर उसको ढक दो और 10 मिनट पड़ा रहने दो। वो जो ग्रेवी है वो उसके अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाए और फिर खाओ सब्जी। इतनी टेस्टी सब्जी बनेगी कि आप अपनी पहले वाली सारी सब्जियां भूल जाओगे और पूरी तरह से शुद्ध और पौष्टिक सात्विक सब्जी। तेल की कमी भी महसूस नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पर नारियल का तेल यूज होगा। पोषक तत्व भी कम नष्ट होंगे क्योंकि धीमी आंच पर पकाएंगे। एल्युमिनियम का प्रयोग भी नहीं करोगे क्योंकि आपने यहाँ मिट्टी की हांडी का प्रयोग किया और ये सब्जी खाओ। इसके साथ ज्वार बाजरे रागी की रोटी के साथ या मिलेट्स की रोटी के साथ गेहूं का प्रयोग करना नहीं, एक टाइम आप खा सकते हैं। जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है वो कभी कभी चावल का प्रयोग कर लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि चावल में भी ग्लूटोन नहीं होता, गेहूं से कम नुकसान करता है। पर शुगर तो ये बढ़ाता ही है। गेहूं, चावल, मक्का ये शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती है हमारे शरीर के अंदर, बहुत तेजी से। ज्वार बाजरा रागी भी बढ़ाएंगे पर धीरे 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 धीरे, इतनी तेजी से शुगर जंप नहीं मारे। लेकिन गेहूं चावल मक्का खाने के बाद शुगर लेवल बहुत इमीडिएटली तेजी से जंप मारता है। तो शुगर पेशेंट्स के लिए तो जहर है, कि वैसे तो सभी के लिए जहर है। और अगर चावल भी खाने हो तो ब्राउन चावल का प्रयोग करें, उसमें पोषक तत्व ज्यादा हो। और मैदा कैसे बनता है मैंने आपको बता दिया। आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है मैदा। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाकर चिपकता है। आपकी इस लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी गंदगी निकल रही है ना, वो सारा मैदा निकल रहा है। अब आप अनीमा करो और जितनी भी गंदगी निकले, किसी के मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं, गांठें निकलती हैं, वो सारा मैदा निकल रहा है, सारा मैदा चिपका हुआ है। गेहूं से जब फाइबर निकाल देते हैं, विटामिन निकाल देते हैं, खनिज निकाल देते हैं, और जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है जो कि डस्टबिन में फेंका जाना चाहिए, स्टार्च नाम का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो है मैदा। ये नहीं पचता, ये हमारी बड़ी आंतों के अंदर चिपकता है, बड़ी आंत के जो पॉइंट्स हैं उनको ब्लॉक करता है और फिर वहां से बीमारियां जन्म होती है। और सबसे बड़ी बात, मैदे के अंदर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। इसको सफेद बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए, लंबे समय तक सेव करने के रखने के लिए इसके अंदर केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, आंतों में चिपकता है, कब्ज होती है, घुटनों की ग्रीस कम होती है। हार्ट डिजीज का सबसे बड़ा कारण ये है, बीपी का सबसे बड़ा कारण ये है। जिनको मुरली याद नहीं रहती उसका सबसे बड़ा कारण मैदा है। मैदे से हमारी कंसंट्रेशन पावर कम होती है। अगर आप मैदे का प्रयोग कर रहे हो, आप जितना मर्जी सोमानों का अभ्यास करो, मैं आपका मास्टर मुरलीधर हूं, आप करते रहो, वो मैदा आपको याद रखने नहीं देगा। मैदे का मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर से डायरेक्ट कनेक्शन है। मैदे का राजयोग के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। ये हमारे मानसिक तनाव को बढ़ाता है, पेशेंस को कम करता है, टॉलरेंस को कम करता है, इससे गुस्सा ज्यादा आता है, मेमोरी कम करता है, कंसंट्रेशन कम करता है। और मैदे से बनने वाले ये सारे पदार्थ
आज और अभी इसी वक्त त्यागने का दृढ़ संकल्प लो। पिज्जा, बर्गर, मैगी, मोमोज, नूडल्स, बिस्कुट, टोस्ट, पेस्ट्री, भटूरे, समोसे, ये सारे के सारे, पास्ता, केक, ब्रेड, ये सारे के सारे मैदे से बनते हैं और इसमें पूरी मानव योनि के स्वास्थ्य का बुरा हाल। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सेकंड ब्रेन है, इसको पूरी तरह से डैमेज ही इस गेहूं और मैदे ने किया। तो अभी आपको चाय मिलेगी, 15 मिनट का ब्रेक। आलू के बारे में, आलू के बारे में, आलू क्या? आलू के राजा है ना, इसको इस्तेमाल नहीं करना क्या? करो करो, एक बार सब्जी बनाओ आलू, एक बार आलू की सब्जी बना सकते। सिर्फ लंबी पूरी पर